वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए, इससे पहले है ना हमने अपना कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 8। ठीक है, हमारा है ना एक रहता है हमारा हेरिडिटी वाला, वो 9th चैप्टर है। अगर न्यू सेशन 2024 न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो वो अपना 8th चैप्टर है। हम उसको कवर करेंगे लास्ट में, जब हमारे ना सभी साइंस के जितने भी चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना करेंगे अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा पर्यावरण के बारे में। चलिए देखते हैं। तो क्या क्या रखा है, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड अवर इन्वायरमेंट। देखिए, जो फिजिकल और जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है ना, जहाँ पे हम सब रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अवर इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स आवर फिजिकल सराउंडिंग। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या फिजिकल सराउंड्स होती है हमारी, लाइक एयर हो गई, वाटर बॉडीज हो गई, सोयल हो गई, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई और डिकम्पोजर्स, ये किस में आते हैं, हमारे फिजिकल जो भी है ना, ये इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स डेट सराउंड द ऑर्गेनिज्म। अगर आप और तरीके से डिफाइन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो कि ये हमारा ना सम है किसका, ऑल द लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर का, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, दोनों आते हैं, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो बायोटिक फैक्टर ना, वे इसके इंक्लूड्स होते हैं, इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, द अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर डैमेजिंग द बैलेंस्ड एंड हेल्थी इन्वायरमेंट मोर एंड मोर। देखिए, जो अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ है ना ह्यूमन बींग्स की, लाइक फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, माइनिंग वगैरह हो गई, ये क्या कर रही है, हमारी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स की डैमेज कर रही है हमारे हेल्दी इन्वायरमेंट को, और उसका बैलेंस भी ख़राब कर रही है। ठीक है, अब बात आती है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, अभी देखते हैं हम वन बाय वन करके। ठीक है, ऑल द वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय द वेरियस एक्टिविटी ऑफ मैन, एनिमल्स और पॉइजनस टू द सम एक्सटेंट डेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। देखिए, जितने भी जो वेस्ट मटेरियल है ना, वेरियस एक्टिविटी के द्वारा होता है ह्यूमन के, तो उसको फर्दर कितने भाग में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया भाई, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाई नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन नेचर ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो वेस्ट हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर दे, डिकम्पोज कर दे विदाउट पॉइजनिंग द इन्वायरमेंट और सोयल, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज नेचुरली होता है, बिकम हार्मलेस आफ्टर सम टाइम। क्या हो जाता है, हार्मलेस होता है, जैसे एनिमल बोन्स हो गई, ठीक है, लेदर हो गया, वूल्स हो गई, पेपर्स हो गया, फ्रूट हो गई, वुड हो गई, वेजिटेबल पील्स हो गई, ठीक है, फ्रूट के पील्स हो गए, टॉयलेट पेपर हो गई, जितने भी एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं, ये क्या है, दीज वेस्ट डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट इफ प्रोड्यूस इन लिमिटेड क्वांटिटी। देखिए, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है भाई, कि जो वेस्ट है ना डिकम्पोज कर पाए माइक्रोब्स, ये तो हमारे बायोडिग्रेडेबल हो गया, बट वो किस किस में होने चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, biodegradable waste pollute the environment only when their amount is large, which cannot be degraded into harmless substance in nature at a right time। देखिए, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, वो भी पोल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, जब भी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो, वो क्या नहीं हो पाए, डिकम्पोज नहीं हो पाए, डिग्रेड नहीं हो पाए हमारे माइक्रोब्स के द्वारा, तो वे क्या होते हैं, हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं नेचर में उस टाइम के ऊपर। ठीक है, अब बात आती है दोज वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और ए हार्मलेस सब्सटेंस इन नेचर इज कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सिंपल सी बात है बच्चों, जो वेस्ट डिकम्पोज नहीं हो पाता हमारे माइक्रोब्स के द्वारा, वो क्या होता है, हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। एग्जाम्पल हो गया इसका, पॉलीथीन बैग हो गया, सिंथेटिक फाइबर वगैरह हो गई, डीडीटी हो गया, डाइथाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, और सिल्वर फॉइल हो गई हमारी, एल्यूमिनियम कैन हो गई, जितने भी आपको बताए गए ये क्या हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं।
ठीक है। डीडीटी पास्ड अलोंग द फूड चेन फ्रॉम क्रॉप्स टू द मैन और अदर एनिमल्स बर्ड्स हार्म्स देम फॉर देयर रीजन डीडीटी हैज़ बीन बैंड इन मोस्ट कंट्रीज। देखिए जो डीडीटी है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये क्या करता है बच्चों, ये हमारी फूड चेन में आ जाता है, क्रॉप से हायर एनिमल्स तक जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी कंट्रियों में क्या कर दिया, बैन कर दिया डीडीटी। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और अदर डिकम्पोजर्स हो गए ना, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं डिकम्पोजर्स को। तो प्रेजेंट है हमारी इन्वायरमेंट में, स्पेसिफिक है उनका एक एक्शन। वे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं हमारा जो भी नेचुरल मटेरियल है ना, या प्रोडक्ट हो गया, वो क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। और बट डू नॉट ब्रेक डाउन मैन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक। ये क्या करते हैं, जो भी नेचुरल मटेरियल होगा ना, उसको तो ब्रेक डाउन कर देते हैं इजीली, बट जो मैन मेड जो पार्ट जो है ना हमारा मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक होगा, उसको डिग्रेड नहीं कर पाते। सो इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजर of organism of being specific in their action. Some waste material are biodegradable where other are non biodegradable। देखिए इसमें क्या कह रखा है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना हमारे नेचर में, वे सिर्फ स्पेसिफिक एक्शन ही फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि वो क्या कर पाते हैं, नेचर में जितने भी हैं हमारे, उनको तो नेचुरल जो भी वेस्ट हमारा मटेरियल है, उनको तो डिग्रेड कर पाते, वे डिकम्पोज कर पाते हैं, बट जो मैन मेड है ना, उसको डिग्रेड नहीं कर पाते। जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गई, उनका स्पेसिफिक एक्शन होता है बच्चों। एग्जाम्पल है कि जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है ना, उसका क्या नाम है बच्चों, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कलेनोइड्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि ऐसा कौन सा प्लास्टिक है जो बायोडिग्रेडेबल है, तो आप क्या कहोगे, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्केनोइड्स। ठीक है, अब बात आती है हमारे इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गया, एज वेल एज देयर फिजिकल सराउंड्स, जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, वो क्या होता है, हमारा एक टाइप का इकोसिस्टम जनरेट होता है। ठीक है, एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ इंटरेक्टिंग यूनिट है, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने की यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, क्रॉपफील्ड हो गए, ईटीसी। ठीक है, system made up of the living and non-living component which is a capable of independent existence is called as an ecosystem। इकोसिस्टम की अगर फिर भी आप डेफिनेशन करो तो क्या करोगे, ये एक सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है, वे एक दूसरे के साथ में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस करते हैं। ठीक है, और इट इज़ आल्सो एज ए सेल्फ सफिशिएंट इन नेचर। ये क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है नेचर के में। और जो टर्म है ना इकोसिस्टम, वो किसने दी थी बच्चों, एजी टांसले ने दी थी। किसने दी थी, एजी टांसले ने। और जो इकोलॉजी है उसको क्या होती है, इकोलॉजी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। जो टर्म है ना इकोलॉजी, वो किसने दी थी, ई अर्नेस्ट हैक्कल ने दी थी। ठीक है, ई हैक्कल। जो बायोटिक कंपोनेंट होता है उसमें क्या आते हैं बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो सारे के सारे आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती है, जैसे वाटर, एयर, सोयल। ठीक है, क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये जितने भी हैं ना, ये हमारे किस में आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। क्लियर है। अब बात आती है हमारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में देखते हैं हम, द डेजर्ट, ग्रास फील्ड, क्रॉपफील्ड हो गए हमारे, ग्रासलैंड हो गई, माउंटेन्स हो गए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। ठीक है, वेयर एज जैसे पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है ना, उसको, जो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, हमारा फॉरेस्ट आ गए, माउंटेन्स आ गए, ग्रासलैंड आ गए, डेजर्ट आ गया, लेक, सी। ठीक है, और आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम के अंदर क्या आ गया, हमारा क्रॉपफील्ड आ गए, पार्क्स आ गए, गार्डन्स, एक्वेरियम और वाटर टैंक्स आ गए। ये किस में आते हैं, हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं। फीचर्स क्या 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 होते हैं हमारे इकोसिस्टम के, पहला है बच्चों, इट ब्रिंग्स टुगेदर आर लिविंग एंड नो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, ब्रिंग, एक दूसरे को लेके आते हैं, एक दूसरे को साथ में, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ओपन सिस्टम, कॉन्टिन्यूस होता है, इनपुट और आउटपुट ऑफ एनर्जी का होता है। ठीक है, ये फीचर्स है हमारे इकोसिस्टम की। अब बात आती है हमारे, पहला है बायोटिक कंपोनेंट के बारे में।
बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का हेल्प से। कौन कौन से हो गए हमारे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर, इनका यूज़ करके सनलाइट वगैरह का, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, हमारे प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल हो गई। कौन कौन से, ग्रीन प्लांट्स हो गए और कुछ एक सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। फिर बात आती है हमारे प्रोड्यूसर्स है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सेल्फ फीडर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इकोसिस्टम में ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म इनके फूड के लिए ना इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर के ऊपर। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए और ऑटोट्रोप्स होते हैं। फिर बात आती है बच्चों कंज्यूमर्स। कंज्यूमर क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम या फिर फूड प्रिपेयर बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो हमारे ना ऑटोट्रोप्स हो गए या फिर प्रोड्यूसर हो गए, उनसे उनका जो फूड है ना वो फीड करते हैं, ठीक है, हमारे कंज्यूमर्स। इसका एग्जांपल हो गया, जितने भी एनिमल्स हैं वे सारे आ जाएंगे। कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। देखिए कंज्यूमर को हमने 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स के अंदर क्या आते हैं, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली द प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। जो एनिमल्स केवल प्लांट्स ही खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट से प्रोडक्ट बने हुए प्रोडक्ट खाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स में भी ईट जैसे ग्रासीज हो गए, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, बार्क ऑफ ट्रीज हो गया, और कुछ एक अलग एग्जांपल जैसे हमारे हर्बीवोर्स के जैसे काऊ हो गया, बफेलो, गोट, ये सब क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ये किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों, अपने हर्बीवोर्स के हो गए, ठीक है। अब बात आती है हमारे कार्निवोर्स के बारे में। कार्निवोर्स कहते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली देयर एनिमल्स एज ए फूड। देखिए क्या खाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, एक टाइप से ये क्या खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं भाई। जैसे एग्जांपल हो गया लायंस हो गया, टाइगर्स हो गया, फ्रॉग हो गए, ठीक है। ये जितने भी एग्जांपल आपको दिखा रखे हैं किसके एग्जांपल हो गए बच्चों, कार्निवोर्स के एग्जांपल हो गए। हर एक आपने ध्यान से पढ़ना और याद रखना है। स्मॉल कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो फीड करते हैं हमारे हर्बीवोर्स के, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर। अभी देखिए इसमें क्या बात है बच्चों, जो स्मॉल कार्निवोर्स क्या करते हैं, जो हर्बीवोर्स को फीड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। जैसे फ्रॉग, लिजार्ड वगैरह हो गई, ये हमारे क्या हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हमारे स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। लार्ज कार्निवोर्स के अंदर क्या आते हैं, जो टॉप के कार्निवोर्स होते हैं ना, जो फीड किसको करते हैं, स्मॉल कार्निवोर्स को करते हैं, या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को फीड करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया हमारे लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, बर्ड्स हो गए और प्रे हो गए, ये इसके एग्जांपल होते हैं टर्सरी कंज्यूमर के। और फिर बात आती है बच्चों ओमनिवोर्स के बारे में, ठीक है। ओमनिवोर्स क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ऑर्गेनिज्म किसको खाता है, प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, वो क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया मैन हो गया, डॉग हो गया, फ्रॉग हो गया, स्पैरो हो गई, ये जितने भी आपको दिखा रखे हैं ये किसके एग्जांपल हो गए बच्चों, ओमनिवोर्स के एग्जांपल हो गए, ठीक है। फिर बात आती है डिकम्पोजर्स के बारे में। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, विच कंज्यूम द डेड रिमेन ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, जो कोई ऑर्गेनिज्म है ना मरा हुआ है ये, ठीक है, या फिर सड़ रहा है, कोई भी एक टाइप से डेड एंड डिक के वो जो ऑर्गेनिज्म है ना उसको कंज्यूम करते हैं ये डिकम्पोजर्स। एग्जांपल हो गए सर्टेन बैक्टीरियाज हो गई, फंजाई हो गई हमारी। फिर बात आती है हमारी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट लाइक फेसिस हो गए, यूरिन्स वगैरह हो गई, इनटू सिंपलर सब्सटेंस में कर देते हैं। देखो जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं, वो डेड डिके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। द बैक्टीरिया विच एक्ट एज ए डिकम्पोजर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ ले ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो डिकम्पोजर्स की तरह काम करता है, तो आप क्या बोलोगे, प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको।
फिर वो बात आती है, इट इज़ द ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजर्स डेट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स विच वर इनिशियली टेकन बाय ए प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। देखिए इसी की वजह से जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो इनिशियली कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं, फिर सॉइल, जो प्लांट्स किससे लेता है, सॉइल से, एयर से और वाटर से, और फिर वापसी किसी में आ जाते हैं, हमारे सॉइल में आ जाते हैं, एयर में आ जाते हैं, वाटर में आ जाते हैं आफ्टर डेथ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए जो प्लांट्स ने ना पहले जो न्यूट्रिएंट्स थे वो किससे लिए थे, सॉइल से लिए थे, एयर से लिए थे और वाटर से लिए थे। फिर उसने क्या किया, जो भी ऑर्गेनिज्म उसने कंज्यूम किया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, वो उसकी डेथ हो गई। फिर भी बाद में कहाँ पे आ गए, हमारे सॉइल या एयर और वाटर के अंदर ही आ जाते हैं बाद में। ठीक है, द डिकम्पोजर्स हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ द, जो भी डेड बॉडीज है ना प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनको क्या करने में हेल्प करता है, डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। सो इसके लिए, इसीलिए क्या करता है, क्लीनिंग एजेंट हमारे इन्वायरमेंट के लिए। क्लियर है। अब बात आती है बच्चों प्लैंकटॉन्स के बारे में। ठीक है, प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, प्लैंकटॉन्स आर द वेरी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो फ्रीली फ्लोट करते हैं हमारे वाटर के सरफेस के ऊपर। ठीक है, पॉन्ड्स में, लेक में, रिवर्स में, ओशियंस के अंदर। देखिए प्लैंकटॉन्स की बात आती है ना, तो प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, जो वाटर सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एक होते हैं जूप्लैंक्टॉन्स। द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट फ्रीली फ्लोट करते हैं हमारे सरफेस के, जो वाटर का सरफेस है ना उसके ऊपर, उनको क्या बोलते हैं, प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रीली फ्लोट करते हैं, एल्गी हो गई एग्जाम्पल हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फाइटोप्लैंक्टॉन्स का एग्जाम्पल हो गया। जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए जो हो गया ना, इसमें जो फ्रीली फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर, वो क्या होते हैं, हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया एल्गी वगैरह हो गए, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से। जब माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स, एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या बात कह रखी है हमारे, एक तो कह रखे है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, एक कह रखी है जू प्लैंक्टॉन्स। देखो प्लैंक्टॉन्स तो क्या होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इन्होंने, जो वाटर बॉडीज के ऊपर फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एक होता है जू प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होता है बच्चों, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक प्लांट है वाटर की सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और जू प्लैंक्टॉन्स क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल है ना, वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे तो प्लांट्स हैं जो फ्रीली फ्लोट करते हैं, यहाँ पे हमारे एनिमल्स हैं जो फ्रीली फ्लोट करेंगे। ठीक है, फ्रीली फ्लोटिंग जो होता है ना, जैसे प्रोटोजोआ हो गया हमारा, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, जू प्लैंक्टॉन्स का हो गया। ये वेरी वेरी स्मॉल फिशेज हो गई, जो ये किसका एग्जाम्पल हो गई, हमारे जू प्लैंक्टॉन्स का हो गया। प्लैंक्टॉन्स फ्लोट करते नियर सरफेस ऑफ वाटर, ये उनको क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फूड एंड मैनी फिशेज और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को। क्लियर है। अब बात आती है हमारे फूड चेन के बारे में। किसके बारे में बात आती है, फूड चेन के बारे में। द सीक्वेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर द एनर्जी। देखिए एक सीक्वेंस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या फिर किसी एक कम्युनिटी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए और एनर्जी की ट्रांसफ़र के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु इट्स हुम। आप सिंपल कह सकते हो कि एक लिस्ट है जो ये बताएगी कौन किसको खाएगा, वो क्या होती है, हमारी फूड चेन होती है बच्चों। फूड चेन रिप्रेजेंट किसको करते, क्या करती है हमारी फूड चेन, क्या रिप्रेजेंट करती है, वो सिंगल डायरेक्शन होती है, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हमारी फूड चेन के अंदर। ठीक है, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जैसे ग्रासीज हैं, वो क्या, ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट खाता है। ठीक है, इंसेक्ट को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है भाई। इस टाइप से आप कर सकते हो, ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को कौन खाता है, हमारा फ्रॉग खाता है, और फ्रॉग को कौन खाता है भाई, बर्ड्स खाते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, हमारी फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ग्रासीज को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग ने किसने खा लिया, बर्ड्स ने खा लिया। ये हमारे एक टाइप से क्या हो जाएगी, फूड चेन हो जाएगी। वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन है, जैसे ऑल द जो फूड चेन है ना, बिगन कहाँ से होती है हमारी, स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। ठीक है, इसमें क्या प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, हमारे प्लांट्स आ गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, कुछ एक बैक्टीरिया हो गए, सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे।
एक फूड चेन रिप्रेजेंट करती है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को। नंबर ऑफ स्टेप हमारे फूड चेन में कितनी होनी चाहिए, कम से कम 4 या 5 तो ज़रूर होनी चाहिए, तभी वो एक फूड चेन मानी जाएगी। तो देखिए इसमें हमारी जो है ना फूड चेन है वो ऑपरेट हो रही है हमारी लैंड के ऊपर, टेरेस्ट्रियल ग्रास लैंड इकोसिस्टम के अंदर। ग्रीन प्लांट को किसने कंज्यूम किया, इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को किसने खा लिया, फ्रॉग ने। फ्रॉग ने किसने खा लिया, स्नेक खा गया। स्नेक को कौन खा गया, हवा खा गया। ठीक है, और अब बात आती है हमारी फूड चेन है ना ऑपरेटिंग हो रही है हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। एल्गी है जो ग्रीन प्लांट है, एक टाइप से ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, उसने स्मॉल फिश ने खा लिया, लार्ज फिश ने खा लिया और किंग फिशर ने खा लिया उसको। ठीक है, लार्ज फिश को। अब बात आती है ईच जो है ना स्टेप है फूड चेन का, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रोपिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपिक बोलते हैं, ध्यान रखना इसको। अब बात आती है हमारी फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन है ना ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच स्टेबलाइज ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीसीज। देखिए ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, या फिर आप कह सकते हो इट इज़ द वेब, या वेब नेटवर्क होता है हमारे बहुत सारी फूड चेन का, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड वेब। ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, वेरियस फूड चेन इन इकोसिस्टम डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन अलोन, देयर ऑपरेट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ द फूड चेन। देखिए बहुत सारी जो हमारी है ना फूड चेन है ना वो आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं होती, ये क्या कैसे होती है हमारी, ऑपरेट होती है एक नेटवर्क ऑफ फूड चेन के अंदर। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। इसको 3 तरीके से डिफाइन किया गया है हमारी फूड वेब को। ठीक है, अब बात आती है बच्चों ट्रॉपिकल लेवल के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल देखते हैं ब्रीफ फूड चेन के। देखिए इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है ना, एक सेकेंड, इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे इसमें हमारा रिप्रेजेंट कर रखा है जो हमारे प्रोड्यूसर हो गए, उसने इंसेक्ट ने खा लिया, इंसेक्ट ने रैट ने खा लिया, रैट को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया। सेम ऐसे ही इंसेक्ट ने ग्रास को खाया, और ग्रास जो हमारा इंसेक्ट होगा उसने फ्रॉग ने खा लिया। फ्रॉग को कौन खा गया भाई, ईगल खा गया, फिर स्नेक खा गया, स्नेक को फिर ईगल खा गया। इस तरीके से बहुत सारी फूड चेन है वो इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ में। अब बात आती है हमारे ट्रॉपिकल लेवल के बारे में। द वेरियस स्टेप इन द फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ द फूड टेक प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जो फूड चेन में जो स्टेप्स है ना जहाँ पे हमारी जो है फूड है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जो फूड चेन के अंदर है ना फूड के ट्रांसफ़र के जो जो स्टेप्स है वो हमारे ट्रॉपिक लेवल होते हैं। द प्लांट्स है ना जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसको हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं, फिक्स अप करते हैं हमारी सन एनर्जी को एंड मेक इट इज़ अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। वो किसको अवेलेबल करवाते हैं, कंज्यूमर्स को अवेलेबल करवाते हैं। फिर बात आती है हर्बीवोर्स के बारे में। ये क्या करते हैं, ये हमारे प्लांट्स को खाते हैं। ये क्या आते हैं, हमारे सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल के अंदर आते हैं। कार्निवोर्स होते हैं, ये किसको फीड करते हैं बच्चों, हर्बीवोर्स को करते हैं। और ये किसके अंदर आते हैं, हमारे थर्ड ट्रॉपिक लेवल के अंदर आते हैं। जो लार्ज कार्निवोर्स हो गए जिसको हम टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं, वो स्मॉल कार्निवोर्स को फीड करते हैं। ये किसके अंदर आते हैं, हमारे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो हर्बीवोर्स है वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जो स्मॉल कार्निवोर्स है उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। जो टॉप के कार्निवोर्स हो गए जिसको हम लार्ज कार्निवोर्स बोलते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, हमारे टर्सरी कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से एक पिरामिड बनता है। इसमें सबसे पहले हमारा प्रोड्यूसर नीचे की तरफ आता है, फिर हमारे कंज्यूमर्स आते हैं, फिर टॉप कंज्यूमर्स, फिर डिकम्पोजर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या बनता है, एक ट्रॉपिक लेवल का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ध्यान रखना नीचे हमारा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन सा आएगा, हमारे प्रोड्यूसर आएंगे। सेकेंडरी में कौन आएंगे, हमारे कंज्यूमर, जो स्मॉल कार्निवोर्स वगैरह आ गई। ठीक है, इस टाइप से, या फिर हर्बीवोर्स बोल सकते हो आप। हर्बीवोर्स आते हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर आएंगे, फिर हर्बीवोर्स आएंगे, फिर हमारे स्मॉल कार्निवोर्स आएंगे, फिर लार्ज कार्निवोर्स आएंगे। ठीक है, फिर डिकम्पोजर्स वगैरह। इस तरीके से हमारे एक फूड जो है ना ट्रॉपिक लेवल है वो बनता चला जाएगा। अब बात आती है जो इल इफेक्ट है ना, जो बुरे इफेक्ट है मैन की एक्टिविटी के, वो क्या 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 है, वो कौन कौन से हैं। द शॉर्टनिंग ऑफ द फूड चेन ड्यू टू द मैन एक्टिविटीज लाइक हंटिंग लीड्स टू द इम्बैलेंस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम एंड अल्टीमेट द फंक्शनिंग ऑफ द होल बायोस्फीयर। इसमें क्या कह रखा है कि है ना, जैसे जैसे फूड चेन है ना वो छोटी होती जा रही है ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा, क्योंकि वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, वो कि हंटिंग कर रहा है, उसके कारण इकोसिस्टम के अंदर क्या आ गया है, एक बहुत ज़्यादा
इल इफेक्ट आ गया है, ठीक है, बायोस्फीयर के अंदर। द फॉर्मेशन ऑफ, जैसे जो सारा डेजर्ट है ना, वो एग्जाम्पल है इल इफेक्ट का, मैन की एक्टिविटी का या फिर ह्यूमन एक्टिविटी का। डेलिकेट्स द बैलेंस इकोसिस्टम। सारा डेजर्ट के अंदर क्या क्या था पहले ना, एक जो सारा डेजर्ट हमारा, पहले वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हुआ करते थे वहाँ पे, हमारे फॉरेस्ट वगैरह हुआ करते थे। तो उसमें क्या किया, बहुत ज़्यादा हंटिंग की, टाइगर वगैरह है उन्होंने क्या किया, उनको किल कर दिया, ठीक है। तो फिर बाद में जितने भी जो हर्बीवोर्स थे वो सारे कंज्यूम कर गए हमारे उसको, प्लांट्स को, ठीक है। अब बात आती है फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी कैसे फ्लो होती है। द सन प्रोवाइड्स एनर्जी ऑफ द मेंटेनिंग ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए जो सन है ना, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनको मेंटेन करने के लिए। और सभी ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे जो सन है ना उसके ऊपर। और कॉन्स्टेंट नीड ऑफ एनर्जी अपॉन द अर्थ फॉर द मटेरियल विच एंटर इनटू देयर बॉडी। देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे को एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सन के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों, ठीक है। द फूड चेन इज ए, हमारे कमोडिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट द स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ द फूड एंड द एनर्जी कंटेंट इन द फूड। देखिए जो फूड चेन के अंदर है ना, उसके अंदर क्लियरली दिखाया गया है कि स्टेप वाइज दिखाया गया है कि जो ट्रांसफ़र है ना फूड का, और वो एनर्जी मिल रही है ना उसको स्टेप टू स्टेप मिलती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, जो ऑन एन एवरेज है ना 1% एनर्जी है सन से ना जो लीव्स में आती है, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर जो लीव्स है उससे कितना एनर्जी लेता है प्लांट, सन से 1% एनर्जी लेता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो किसकी फॉर्म में स्टोर करता है उस एनर्जी को, केमिकल की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है, फूड के अंदर। सेकंड स्टेप में क्या करता है, जो भी प्लांट्स है या फिर प्रोड्यूसर है ना, वो आर इटन अप बाय द हर्बीवोर्स। जो प्लांट्स हो गया फिर उसका फूड हो गया, फूड में मेनली हमारे फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं। जो हमारी केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो हर्बीवोर्स ने कंज्यूम कर ली। जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो फूड में चली गई, वो किस में आ गई, फिर हर्बीवोर्स में आ गई। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो हर्बीवोर्स है ना वो इटन हो गया या फिर खा लिया गया किसी कार्निवोर्स के द्वारा। तो जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी उसके फ्लैश में हर्बीवोर्स के, वो किस में आ गई बच्चों, कार्निवोर्स में आ गई, क्योंकि वो उसका फ्लैश खा गया, मीट खा गया, तो उसके अंदर आ जाएगी। सम ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, लाइक जैसे प्लांट्स हर्बीवोर्स वगैरह हो गए ना, वो किसके द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं, लाइफ प्रोसेस, जैसे माइक्रोब्स के द्वारा, डिकम्पोजर्स। मान लिया कि जो एनर्जी हमारे कार्निवोर्स के अंदर आई थी उसकी डेथ हो जाती है अनटिल एंड अनलेस, तो वो एनर्जी किस में आ जाती है, माइक्रोब्स के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है, ठीक है, डिकम्पोजर्स के द्वारा। फिर बात आती है कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे इसमें। जो एनर्जी है नॉट कैरिड इन एन इकोसिस्टम, इट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखिए जो एनर्जी है ना वो हमारे इकोसिस्टम के अंदर क्रिएट नहीं होती, वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और देर इज ए कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चेन। इसमें क्या होता है, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल के अंदर हमारी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है। देर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच एंड एवरी ट्रांसफ़र ऑफ द एवरी, जो ट्रॉपिकल लेवल है ना इसमें क्या क्या रखा है, जो हर एक ट्रॉपिकल लेवल है ना उसमें जैसे एनर्जी जाती है तो उसमें लॉस होता है एनर्जी का, ठीक है। ए पार्ट ऑफ एनर्जी ईच ट्रॉपिकल लेवल इज यूटिलाइज्ड बाय फंक्शनिंग ऑफ डिकम्पोजर्स। देखिए जो पार्ट ऑफ एनर्जी है ना हर एक ट्रॉपिकल लेवल, जैसे प्रोड्यूसर का हर्बीवोर्स आ गए, कार्निवोर्स हो गए, ये यूटिलाइज किए जाते हैं उनके फंक्शनिंग में या फिर किसी डिकम्पोजर्स में के द्वारा, ठीक है। और व्हेन वी मूव फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ प्रोड्यूसर टू द सेकंड ट्रॉपिकल लेवल ऑफ हर्बीवोर्स एंड थर्ड ट्रॉपिकल लेवल ऑफ कार्निवोर्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल ग्रेजुअली डिक्रीजेज। देखिए जैसे ही एनर्जी हमारी है ना प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, हर्बीवोर्स के अंदर आई, हर्बीवोर से कंज्यूमर में आई, तो ये क्या हो रही है, हर एक स्टेप में एनर्जी हमारी क्या होती जा रही है, लॉस होती जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। इसमें एक नोट डाल के लिखा हुआ है बच्चों कि जो फ्लो ऑफ मटेरियल है ना इकोसिस्टम के अंदर वो साइक्लिक होता है, बट जो हमारे फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये ध्यान रखना है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, नोट का। अब कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हमारी हर एक ट्रॉपिकल लेवल में से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाते हुए, ये किसने बताया था, ये हमारा ये बताया था 10% लॉ ने। जो 10% लॉ है वो किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था, 1942 के अंदर दिया था, 1942 के अंदर, ठीक है। ये 10% लॉ क्या कहता है, ओनली 10% of the energy entering in
पर्टिकुलर ट्रॉपिकल लेवल ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल टू ट्रांसफर द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। देखिए 10% लो कहता है कि जो है ना, जो 10% लो है वो बता रहा है कि जो 10% एनर्जी है ना हर एक ट्रॉपिकल लेवल के अंदर जाते हैं ना, एक ट्रॉपिकल लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? 10% होती है, 10% होती है। इसका एग्जाम्पल बता रखा है बहुत ही अच्छे से। जैसे 1000 जूल आप एनर्जी मान लो, ठीक है, सन से आ रही है, और जैसे हम जानते हैं कि जो प्लांट है ना केवल 1% ही एनर्जी लेता है सन से, ठीक है, केमिकल की फॉर्म में लेता है, और वो केमिकल जो एनर्जी लेता है सन से वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है फूड के अंदर, ठीक है। तो जो 1% है ना 1000 जूल का, वो कितना हो जाता है बच्चों? 10 जूल हो जाता है, ठीक है, 10 जूल हो जाता है। तो इसके बाद में क्या बताया गया है कि जो 99 जो है ना 990 बोलो 990 जो जूल है ना लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी की, वो यूटिलाइज नहीं की जाती प्लांट के द्वारा, वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है बाकी इन्वायरमेंट के अंदर। देखो ये सिंपल सी बात बताई गई थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये रूल बताता है कि जैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर जाते हैं ना, तो केवल 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो पाती है। इसलिए इसका नाम रखा गया था 10% लो, ठीक है। ये किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था, 1942 के अंदर दिया था, ठीक है। जैसे 1000 जूल की एनर्जी हमें सन से मिलती है, तो प्लांट केवल 1% ही उसको क्या कर पाता है? कंज्यूम कर पाता है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर पाता है प्लांट्स में। तो जो 10 जूल आएगी एक टाइप से 1% होगी, तो देखिए 1% कैसे होगी? देखिए 1000 हो गई ये हमारी, 1% लेंगे ना, इसका परसेंटेज का मतलब होता है 100 बाई में 100, तो केवल 10 जूल ही लेगा। जो है ना 990 जूल की एनर्जी बच गई या फिर 990 जूल एनर्जी बच गई, वो बाकी इन्वायरमेंट में भेज देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी हुई? 10 जूल की हुई, ठीक है। हम फिर आगे जाएंगे ना दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो 10% यूज़ कर लेगा प्लांट, या फिर जो हमारा एक ट्रॉपिक लेवल में ना ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ कर लेगा। तो आगे कितनी जाएगी बच्चों? इसका 10% का 10% क्या होता है? 1 जूल होता है, ठीक है। फिर आगे फर्दर आगे ट्रॉपिक लेवल के अंदर जाएगी तो कितनी जाएगी? केवल 0.1 जूल ही जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हर एक स्टेप में एनर्जी जाएगी ना हर एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर, तो 10% ही जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉपिकल से सेकंड में गई तो 10%, फिर उसका 10% जाएगी आगे, इस तरीके से जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि जो एक्यूमुलेशन है ना हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस का फूड चेन के अंदर, वो कैसे होता है? देखो, जो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, जो बॉडी लिविंग बॉडी के अंदर आते हैं ना हर एक ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होती है कि जो हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस है ना, जो लिविंग बॉडीज़ है ना हर एक ट्रॉपिकल लेवल के अंदर आना, किसके थ्रू? फूड चेन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स है जो हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल में होते हैं ना, एक्सट्रीम राइट साइड में होते हैं फूड चेन के, तो उनके पास में ना जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस उनकी बॉडी में वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है एक टाइप से। कहने का मतलब है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कि हर एक ट्रॉपिकल लेवल में या फिर हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। और जैसे ना एग्जांपल ग्रास हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, फ्रॉग, स्नैक, पिकॉक हो गया, तो इसमें ना जो एक्सट्रीम राइट है मींस पिकॉक हो गया, हायर जो हमारे फूड चैन में है ना ऑर्गेनिज्म, उसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है, उनकी कंसंट्रेशन का बढ़ना क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहलाता है। क्लियर? अब बात आती है बच्चों डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में, कि जो हमारी ना डिप्लेशन हो रही है ओजोन लेयर्स की, उसके बारे में देखते हैं। जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है ना वो किस 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। और फिर बात आती है हमारे इसमें ना, आपको एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना कि ओजोन डे है कब सेलिब्रेट करते हैं। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जो डेज थे ना उसके अंदर मैंने करवा रखा था, ठीक है। अब इसमें हम बताते हैं कि जो ओजोन है ना हमारी आल्सो एक गैस है, बट इट इज़ ए पॉइजनस इन नेचर। देखिए, जो ओजोन है हमारी एक गैस है, वो हमारे नेचर के लिए क्या है? पॉइजनस है। जो ओजोन है ना हायर एटमॉस्फेयर में होती है, प्रेजेंट होती है। वो कैसे बनती है? जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है ना सन से, वो ऑक्सीजन के गैस के साथ में कॉन्टैक्ट में आएंगी, और हाई एनर्जी की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो सन से आती हैं, और ऑक्सीजन गैस को फ्री होती है ना, उसके एटम को फ्री कर देती है, तो किसकी फॉर्मेशन कर लेती है? O3 की, ठीक है। और जो ओजोन लेयर है वो वेरी इंपॉर्टेंट भी है हमारी जो एग्जिस्टेंस है ना लाइफ
हमारी अर्थ के ऊपर, उसके लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है बच्चों, एब्जॉर्ब करती है हमारी जो हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं ना सन से। हार्मफुल रेडिएशंस कौन सी होती है हमारी? यूवी रेज होती है जनरली, ठीक है। उनको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। द अल्ट्रावोलेट रेडिएशंस हाईली एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए एज वेल एज प्लांट्स के लिए भी होती है। तो ये इनसे क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है, हमारे जो प्लांट्स है वो भी मर सकते हैं। तो ये क्या करती है, हमारी ओजोन लेयर है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशंस को, ठीक है। जो डिप्लेशन है ना ओजोन लेयर का, वो किसके कारण होता है? यूज ऑफ केमिकल्स के कारण होता है जनरली। है जो ओजोन लेयर है वो जो है ना डिप्लेशन हो रहा है उसका किसके द्वारा हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। CFC जो गैस है ना वो जनरली ये ज़्यादा हमारी क्या कर रही है, डिप्लेशन कर रही है। जो CFC है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो केमिकल है जो वाइडली यूज़ किया जाता है हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, हमारी एयर कंडीशनर के अंदर, AC के द्वारा जो कूलेंट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एंड इन एरोसोल स्प्रेयर, इनके अंदर भी हम यूज़ करते हैं हमारी CFC का, ठीक है। और जो CFC हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो रिलीज होती है हमारी एयर के अंदर और रिएक्ट कर जाती है ओजोन के साथ में, ठीक है। ओजोन के साथ में रिएक्ट करेगी तो वो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है उसको धीरे धीरे, ठीक है। ड्यू टू दिस ओजोन लेयर क्या हो जाती है, अपर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाती है, थिन कर देती है बच्चों वो हमारी जो ओजोन की लेयर है ना। और उससे क्या होता है, उससे हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो आसानी से अर्थ तक आ जाएंगी। अगर आसानी से हमारी अर्थ तक पहुंच गई रेडिएशंस, तो वहाँ पे जो लाइफ है ना वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक टाइप से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ह्यूमन्स बीइंग है उनको भी कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। अंटार्कटिका के अंदर ओजोन होल देखा गया है, ठीक है। ओजोन होल कहाँ पे देखा गया बच्चों? अंटार्कटिका के अंदर देखा गया है, ठीक है। थस ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर क्या हो जाएगी, किसके द्वारा होती है? ज़्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उससे क्या हो जाएंगे, हमारी जो रेडिएशंस है ना सन से आ रही हैं यूवी, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी ओजोन के द्वारा और लाइफ है वो खतरे में आ सकती है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों UNEP की। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये कब बना था? 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, ठीक है, केन्या के अंदर है। और जो है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था एक, ये असाइन हुआ था 16 सितंबर को, ठीक है। और 1987 को एंड इफेक्टिव का जो है ना फोर्स में कब आ गया था? 1 जनवरी 1989 को, ठीक है। और ये किसने साइन किया था? 197 कंट्रीज़ के अंदर साइन किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था एक टाइप से ये। और ये 16 सितंबर को असाइन हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए असाइन हुआ था ये। जो फेज़ है ना डाउन द जो हमारे कंजप्शन है या फिर प्रोडक्शन है ना ओजोन का, डिप्लेशन का, उन सब्सटेंस का क्या करना है, कंजप्शन और प्रोडक्शन है वो कम करना है, ठीक है। ये था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये असाइन हुए थे 197 कंट्री है ना, 197 कंट्रीज़ है, उन्होंने ये असाइन किया था कि हमारा जो भी है ना प्रोडक्शन और जो कंजप्शन है, जो भी ओजोन को डिप्लेट कर रहा है, ठीक है, डिग्रेड कर रहा है, उनका क्या करना, प्रोडक्शन कम करना है, ठीक है। और जो हमारे किगाली अमेंडमेंट है वो 1 जनवरी को आया था 2019 को। इसका क्या काम था? टू रिड्यूस द HFC हाइड्रोजन जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। इसका रिडक्शन कम करना है, यूज़ कम करना है, इसको रिड्यूस करना है। फिर आया था वाइना कन्वेंशन, ये आया था हमारा 22 जनवरी 1985 को आया था। ये वीना स्विट्ज़रलैंड के अंदर था, ठीक है। ये सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए मिस्टेक हो सकती है, इसके ऊपर मत जाना, जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। वीना कन्वेंशन ये हमारे 22 जनवरी को आया था 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। नोट इसमें क्या कर रखा है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है हमारी N2O है, वो हमारी क्या है, ओजोन डिप्लेशन एक सब्सटेंस है, ठीक है। N2O भी हमारी क्या कर रही है, ओजोन को डिग्रेड कर रही है। अब बात आती है हमारी
क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। ये 1997 में आया था, ये फोर्स में आया था 2005 के अंदर। इसका क्या एम था? टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उसको कम करना था। फिर आया था रायो अर्थ समिट, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट के ऊपर और उसके डेवलपमेंट के बारे में। ये कहाँ पे हुई थी, हेल्ड कहाँ पे हुई थी? ये हेल्ड का मतलब तो कहाँ पे, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हुई थी रायो डी जानेरियो ब्राज़ील के अंदर, ठीक है, 1992 के अंदर हुई थी ये एक कॉन्फ्रेंस। वहाँ पे क्या कहा गया था कि जो हमारे ना इन्वायरमेंट के ऊपर क्या करना है बच्चों, उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, ठीक है। UNCCD इसके फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये कब हुई थी? 1994 के अंदर हुई थी। जो कोप जो है ना टॉप के जो 25 कंट्रीज़ हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कब हुई थी? COP है ना 25 कंट्रीज़ के अंदर हुई थी, ठीक है, बैठक हुई थी एक टाइप से आप कह सकते हो, कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये हुई थी 2019 के अंदर, ठीक है। अब बात आती है बच्चों मैनेजिंग ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो हम कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे जो हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गार्बेज बोलते हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट जो मोड है हम जो वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, जैसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, हम इंसीरेशन कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर है ना, इसको बर्न कर दो, ठीक है। लैंड फिलिंग कर सकते हैं, गड्ढा खोद के हम मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है। सीवेज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो भी हमारा वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट करके उसको यूज़फुल वर्क में लेके आओ फिर से, ठीक है। इंसीरेशन क्या होते हैं? रिड्यूसिंग द एसिड, क्या करते हैं इसमें? बर्न कर देते हैं हम हाई टेम्परेचर के ऊपर, 1000 डिग्री सेल्सियस से के ऊपर है ना, किसी सब्सटेंस को बर्न कर देते हैं तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऐश में हो जाता है। ये मेथड हमारा डिस्ट्रॉय कर सकता है जो हमारे केमिकल वेस्ट हो गए या बायोलॉजिकल वेस्ट है उसको भी, ठीक है। और जो लैंड फिलिंग होती है उसमें ना जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदो और उसके अंदर डिस्पोज कर दो हमारे वेस्ट को और फिर उसको कवर कर दो। इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। फिर बात आती है जो हमारे सीवेज का ट्रीटमेंट है उनको कैसे कर सकते हैं। जो डर्टी ड्रेन है ना वाटर, जिसके अंदर यूरिन है या फिसीज है, एक टाइप से ये है ना फिकल मैटर होता है ह्यूमन का, तो ये क्या करता है हमारे होम से आता है और अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू, और उसको हम क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर हम अनट्रीटेड सीवेज डंप हम रिवर के अंदर डालेंगे ना तो ये क्या करेगा? पोल्यूट करेगा हमारे रिवर वाटर को। जो भी सीवेज है डिस्पोज करना ना तो उसको पहले क्या करना चाहिए? वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए, ठीक है, तभी उसको हम रिवर्स के अंदर छोड़ दें तो फिर हमारी जो रिवर है वो पोल्यूट नहीं होंगी। जो ट्रीटमेंट है ना सीवेज जो प्रोड्यूस हुआ, क्लीन वाटर हुआ विच इज़ डिस्चार्ज इनटू रिवर, फिर वो रिवर्स के अंदर छोड़ दें तो जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारे सीवेज में वो डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टर हो जाएगा ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू प्रोड्यूस द सीवेज गैस एंड मैन्योर। देखिए अगर हम सीवेज का ट्रीटमेंट करेंगे ना, डायरेक्टली उनको रिवर्स के अंदर नहीं डालेंगे तो हमारी जो रिवर है वो भी हमारी क्या नहीं होगी? पोल्यूट नहीं होगी। और जो भी हमारा जो बच जाएगा ना उसमें सीवेज का ट्रीटमेंट करने के लिए जो वाटर है वो तो रिवर में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो वहाँ से ना सीवेज जो ट्रीटमेंट जो हमारे डाइजेस्टर टैंक लगाए हुए हैं वहाँ से जो गैस बनेगी उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारी एक टाइप से बायोगैस हो जाएगी, उसकी तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जो मैन्योर जो बच जाएगा उसको हम मैन्योर की तरह यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। ये था बच्चों आपका आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, और इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये चैप्टर है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने 1 to 1 एक एक वर्ड है ना अच्छे से बताने की कोशिश की है, ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको हर एक जो बात है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। और बच्चों अभी तक आपने हमारे मिशन अचीव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिसको आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन है ना सबसे पहले मिल सके। अभी हमारा यही है कि हम पहले अपनी साइंस कंप्लीट करेंगे, फिर होश का तो या तो आपकी जो है सोशल साइंस स्टार्ट करेंगे या फिर आपका मैथ का जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। और साथ के साथ हमारा सैटरडे संडे को हो पाया तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक एक जो वीडियो है ना जैसे MCQ की हो गई वो हर एक चैप्टर की हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। वो
जैसे ही टाइम का यूटिलाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग मैं कर दूंगा। बट ये है कि आपकी जो आपने ना जितनी भी जो साइंस है ये तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे अपना जितना हो पाएगा हमसे। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।